बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे निगरां वज़ीर-ए-आज़म का कराची दौरा, और उन्होंने कराची की जो मारूफ कारोबारी शख्सियात हैं उनसे बात की, मीडिया टॉक की, और उनका कहना यह था कि सबसे अहम चीज़ जो है वो शहर में अमन कायम करना है, इंतहा पसंदी का ख़ात्मा है, और इसके साथ साथ जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे निमटना है। नाज़रीन, निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अनवारुल हक काकड़ का ये पहला दौरा है कराची का, और गवर्नर हाउस उनकी आमद हुई। उसके बाद जो है वो मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे कल का जो ऑपरेशन रहा पाक फ़ौज की जानिब से, जिसमें कि बडग्राम में 8 स्कूल के तालिब इल्मों को, 9वीं जमात के तालिब इल्मों को रेस्क्यू किया गया। साथ साथ जो उनके उस्ताद थे वो भी उनके साथ थे, उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया गया। बड़ी बात यह है कि उन उस्ताद ने कुर्बानी देते हुए ये कहा कि पहले बच्चे रेस्क्यू होंगे और सबसे आखिर में वो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चों के लिए ढारस बने हुए थे। पहले फ़ज़ाई ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ज़मीनी ऑपरेशन करके केबल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस इलाके के, उनकी मदद से ये ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और सारे बच्चों को बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। बहुत बड़ी बात है ये जो कामयाबी हासिल हुई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस पर बिल्कुल काबिल सताइश है पाक फ़ौज की कोशिशें, उनकी काविशें। तो नाज़रीन, ये एक तरफ तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी जानब आपको बताते चलें कि मुल्क में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जो है वो जारी है। डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर घट रही है। अब ट्रिपल सेंचुरी के करीब है। इंटरबैंक जो डॉलर का रेट है, ओपन मार्केट में डॉलर मुख्तलिफ रेट्स पे फ़रोख्त हो रहा है, कहीं 306, कहीं 307, और अगर जो लोग जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं होती वो 350 रुपये का भी डॉलर ख़रीदने पर मजबूर होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसकी जो उड़ान है वो जारी और सारी है। इन तमाम वालों से हम बात करेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि कराची के जो मसाइल हैं यानी किस तरीके से उनका हल होगा। बल्दियाती हुकूमत अपनी तरफ काम कर रही है अपनी जगह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो हमें मुख्तलिफ नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते नज़र आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ मसाइल आते हैं वहाँ मौजूद होते हैं। बहरहाल इसी वजह से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा हैं जमात इस्लामी के एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सैफुद्दीन साहब, मुझे बताइएगा सर कि एक तरफ तो निगरान वज़ीर आज़म का ये खुशाइन बात है कि चंद ही दिनों में उन्होंने कराची का दौरा किया है, कराची में स्टे भी किया है, और यानी अब जो है वो कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। क्या समझते हैं सर, क्या देख रहे हैं? निगरान सेटअप जो है आपको बेहतर लग रहा है कि ये जो मुआशी मसाइल हैं, इलेक्शन कराना, ये तमाम चीज़ें इससे जो है वो कामयाबी के साथ निबरद आज़मा हो पाएंगे? देखिए, जो माशी मसाइल हैं वो तो एक ऐसा गर्दाव है कि जिससे निकलने के लिए जाहिर है कि बड़ा वक्त और बड़ी प्लानिंग चाहिए। और अगर निगरान हुकूमत इस मसले में उलझ गई तो वो मेरे ख्याल में आइंदा 4-5 साल इसी काम को करती रहेगी, और ये पॉसिबल नहीं है। बरसों के पैदा किए हुए मसाइल निगरान हुकूमत के लिए 2-4 महीनों में खत्म करना मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह कि उसका जो मैंडेट है वो भी बड़ा महदूद है कानूनन। उसका काम यह है कि इंतखाबात करवाना और गैर मतलब जानिबदाराना इंतखाबात करवाना। अगर वो इस मैंडेट से हट जाती है और मुल्क की माशी मसाइल में उलझ जाती है तो फिर वो इसका मतलब ये कि किसी और मैंडेट के साथ आई है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी आएगी। आप देखिए, रोज बरोज अबतरी आ रही है। डॉलर की कीमत आप देखिए 2-3 दिन में फिर कितनी बढ़ गई है, सोने की कीमत बढ़ गई है, बदतरीन सूरत हाल है, बिजली की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। तो मुल्क तो माशी तौर पर बहुत बुरी तरह नीचे जा रहा है। अवाम जो है बिल्कुल तबाह हो गए हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है। लोग अब ऐलानात आ जा रहा था कि मसाजिद से मुख्तलिफ जगह ऐलानात हो रहे हैं कि बिजली के बिल ना दिए जाए। कैसे दे बिजली के बिल? एक कमरे वाले मकान का बिल जो है 12,000-13,000 आ रहा है, 20,000 आमदनी वाला कैसे बिल देगा? तो ये सूरत हाल है। तो इसलिए निगरान हुकूमत अगर मेहरबानी करे और ये इंतखाबात करवाकर चली जाए मुनसिफाना, तो बहुत बड़ी उसकी मेहरबानी होगी इस मुल्क पे। वरना जो भी हुक्मरान बनता है वो इस खुशफहमी के साथ बनता है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, और आप देखें कुछ भी नहीं करके जाता सिवाय तबाही के। तो ये अगर मुनसिफाना इंतखाबात करा दे, अपना काम कर लें, अपना काम लोग करना शुरू कर दे तो शायद उससे बेहतरी आए।
सर लेकिन अब 90 दिन में तो इंतखाबात होते नहीं नजर आते ना। अब निगरान हुकूमत सिर्फ 90 दिन में, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना इंतखाबात कराना, और चूंकि अब नई मरदमशुमारी के तहत डिलिमिटेशन और तमाम चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस ले लिया है, तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई कि इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, डिलिमिटेशन कैसे होगी, वोटर लिस्टों को जो दुरुस्त करना है वो कैसे होंगे, तो इसमें तो वक्त लगेगा। इसको बिल्कुल ये समझना कि जी सिर्फ ये निगरान हुकूमत 90 दिन में इंतखाबात कराएगी, लगता नहीं है। अब तो बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी माशी जो इस्लाहात हैं वो भी होंगी, कहीं कहीं ये भी बात की जा रही है कि जी वो एहतसाब भी होगा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अगर ये निगरान हुकूमत थोड़ा प्रोलॉन्ग करती है तो क्या सिर्फ ये यही काम करेगा? 6 महीने में इलेक्शन होते हैं तो 6 महीने तक सिर्फ इलेक्शन ही कराते रहे? देखिए, इनका काम डे टू डे जो अफेयर है उसको चलाना है। ज़ाहिर है डे टू डे अफेयर में तो सारा मुल्क चलना आता है ना, लेकिन ये माशी इस्लाहात करना और फिर एहतसाब शुरू करना, तो ये तो फिर सारे के आपका एक बड़ा लॉन्ग टर्म एजेंडा नजर आता है। और इसी नाम पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हुकूमतें चली, माशाल्लाह लगे और 10-10 साल लोग बैठे रहे कि जी हम एहतसाब करने आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी एहतसाब वगैरह नहीं हुआ, बल्कि सारा का सारा जो है वक्ती मैनेजमेंट थी। और पता लगा कि जिनका एहतसाब हो रहा है, मार्शल लॉ और निगरान हुकूमत में तो फर्क है सर, बहुत फर्क है। जो निगरान हुकूमत है, देखिए ये तो मेरे ख्याल में हमें और आपको ही पता है कि अमलन जो सूरत हाल होती है, निगरान हुकूमत बेचारी क्या, जो हुकूमतें इंतखाबात के नाम पे आती है वो भी चला कौन रहा होता है। तो ये सारी बातें हमें इल्म है कि कौन क्या कर रहा होता है, तो इसलिए जाहिर है कि अब इस पे हम क्या बात करें, और शायद बात करने की इजाजत भी ना हो आपकी मीडिया के ऊपर कि हम खुलकर इससे बात कर सकें। तो बाहर के वो हमें पता है कौन हुकूमत चला रहा होता है, कभी एहतसाब किसी का हो रहा होता है, कभी अभी हामिद मीर साहब कह रहे थे कि हमें बताया गया था, फौजी जो हमारे चीफ थे उन्होंने पिछले वाले उन्होंने कहा था 45% जो है शहबाज शरीफ साहब ने किक बैक ली है जो ऑरेंज ट्रेन चली है, लेकिन वो ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे उन्हीं के जरिए से। तो ये छोड़ दें। अच्छा, मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो ये कराची के हवाले से खास तौर से कि देखें कराची में इस पर जो भी सूरत हाल है इंतहाई वर्स्ट है। अगर एक साहब कब्जा करके मेयर बन गए हैं और उनकी आनियां जानियां लगी हुई हैं, इससे हालात बेहतर नहीं होंगे। कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए बजट मंजूर नहीं किया कौंसल ने, सिटी कौंसल के सामने बजट नहीं है, आज तक उन्होंने मीडिया को जारी नहीं किया। मुझसे मीडिया वाले कई मरतबा पूछ चुके हैं कि भाई बजट की कोई कॉपी आपके, मैंने कहा भाई बजट की कॉपी क्या, वो खुफिया रखा हुआ है उन्होंने, बैक डेट में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर से मंजूर करवा लिया था, कोई प्लानिंग नहीं है। आप सबसे बदतरीन बात यह है कि आप देखिए कि आज तक जो है ट्रांजिशन पीरियड खत्म नहीं हुआ, जो मुंतखब टाउन चेयरमैन है उनको इख्तियारात नहीं मिले, वो अपना काम नहीं कर सकते, उनके पास उनके अकाउंट नहीं है, वो बजट नहीं बना सकते, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, उनके पास अफसरान नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रांजिशन अफसरान उनसे ये कह रहे हैं कि आप कोई काम ना करें, सिर्फ हम इस वक्त जो भी है हम। अच्छा, उन्होंने क्या किया है कि 6 महीने के लिए हुकूमत दिन ट्रांजिशन पीरियड बढ़ाकर चली गई है। यूसीज में लोग मुंतखब हो गए हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर सकते। क्यों? कि वहां भी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, अकाउंट दूसरे डील कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो अकाउंट्स को सारे के सारे ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों का ये हाल हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये जुल्म किया है कि इंतखाबात करवा के हल्फ उठाने के बावजूद आज तक लोगों को उनके काम करने की इजाजत जिंदगी मुअत्तल करके चले गए। ट्रांजिशन पीरियड का क्या मतलब क्या है कि मुअत्तल कर दिया आपने पूरे निजाम को ना। तो मतलब किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा, किस तरह शहर आगे बढ़ेगा? रोज लोग गटरों के अंदर गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी पर कल भी 2 बच्चे गिरे गटर के अंदर। सर अब तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने गटर के ढक्कन बनाने की फैक्ट्री भी लगा ली है। अब तो आपको शिकायत नहीं। मुझे बताइए, इस पर तो सजा देनी चाहिए इनको कि जब ये बच्चे मर रहे हैं और इतना हंगामा मचा है, तो ये गटर के ढक्कन बनाने की फैक्ट्री क्या होती है? गटर बनाने की फैक्ट्री एक फर्मा सर, गटर बनाने की नहीं, गटर के ढक्कन बनाने की फैक्ट्री है सर। मतलब गटर के ढक्कन बनाने की, यानी शर्मनाक बात है कि ये बच्चे जब गिरे तो कह रहे हैं हमने फैक्ट्री कायम कर ली। फैक्ट्री क्या है कि एक खुली जगह पे 4-6 फर्मे रखे हुए हैं, उसमें मजदूर बैठे हुए, उसके अंदर सीमेंट डालते हैं हाथ से भर भर के। भाई कोई खुदा का खौफ करें, क्या दुनिया कहाँ पहुंच गई है। और आप और मेयर साहब की शर्मनाक हरकत देखें कि वो गटर के ढकने तकसीम करने के लिए तकरीब कर रहे हैं। भाई गटर के ढकने दुनिया में कहीं होता है? और फिर बुला के दिए भी नहीं, बुला के खाली भाषण दे दिया और कहा जी के गटर के ढकने दिए जाएंगे और यूं होगा वो होगा। पता लगा वहां तो कुछ है ही नहीं। कहा जी बन रहे हैं, 300 ढकने रोजाना बनेंगे, 300 ढकने, और फिर वो तकसीम होने शुरू होंगे उसका पुरसी। भाई मुझे बताइए वाटर बोर्ड क्या कर रहा है, बाकी इदारे क्या कर रहे हैं, लेकिन ये करने नहीं देना चाहते। मसला सारा देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी करने की नीयत होती तो ये सिटी काउंसिल को फाल करते, ये सिटी काउंसिल के में बजट पेश करते, वहां पर जो कराची की सूरत हाल है उस पर डिस्कस करते,
ट्रांजिशन अफसरों को खत्म करते 1.25 साल हो गया टाउन बने हुए और यूसी बने हुए, लेकिन अब इन्होंने ट्रांजिशन अफसर मुकर्रर किए। भाई 1.25 साल में आपने क्यों नहीं टाउन कायम किए और क्यों नहीं यूसी कायम की? अब तक डिफेंस डीएमसीज हैं उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अंदाजा कीजिए कि टाउन कायम हो चुके हैं 25 और 7 डिफेंस डीएमसीज जो हैं उनके अकाउंट चल रहे हैं, उस पर इन्होंने ट्रांजिशन अफसर बिठा दिए हैं। यूसीज बन गई हैं 246, लेकिन पुरानी जो 178 यूसीज थी उनके डिफेंस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और ट्रांजिशन अफसरान वो चला रहे हैं। तो ये मतलब कौन सा निजाम चल रहा है? कोई निजाम ही नहीं है, बदतरीन। अब बाहर के मकबूल बाकर साहब सिंध में वज़ीर आला बने हैं, वो जस्टिस रहे हैं, सूबे के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ काम करने में कामयाब हो सके, लेकिन अब तक तो बाहर के उनकी भी कोई खास कारकर्दगी हमें नजर नहीं आ रही, सिवाय मुलाकातों की, सिवाय बातों की। ठीक, तो अच्छा सर, ये जो अब बल्दियाती हुकूमत, चूंकि कम से कम ये तो इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, आपके जिन इलाकों में जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, आप लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है? देखिए, हमें काम करने का मौका क्या मिलेगा? वो तो जिस तरह एक सोशल वर्कर काम करता है ना, कि जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होता है, एक एनजीओ होती है। जमात इस्लामी तो खुद अपने तौर पर काम करती है। अगर हम मुंतखब ना भी होते तो हम ये वाले काम कर रहे होते, लेकिन जब हम मुंतखब हो गए हैं, हमारे 9 टाउन चेयरमैन है कराची के अंदर, 87 जो यूनियन कमेटीज है उनके चेयरमैन है, और इनको अगर आप ना इनके अकाउंट खोलें, ना इनके अकाउंट से पैसे दें, ना इनको आप स्टाफ दें, इनको अमलन आप मुअत्तल कर दें, आप ट्रांजिशन अफसरों को बिठा दें कि सारे इख्तियारात जो भी हैं इस निजाम में इंतहाई कम इख्तियारात है, लेकिन वो भी दे देना, वो भी नहीं दे रहे। उन्होंने ट्रांजिशन अफसरान बिठा दिए, वो सारे काम कर रहे हैं, और ट्रांजिशन अफसरान खुले आम ये बात कह रहे हैं कि जी जब तक हम बैठे हुए हैं किसी टाउन चेयरमैन का, किसी यूसी चेयरमैन का कोई इख्तियार नहीं है। तो अब तक तो ये निजाम अमलन मुअत्तल है। मेरा सिर्फ घड़ी घड़ी कहना यही है कि अगर इनकी कुछ करने की नीयत होती, कराची को बेहतर बनाने की नीयत होती, तो एक दिन भी जाया ना करते। ये सोचते इतनी बड़ी टीम कराची में मुंतखब होकर आ गई, हमारे भी चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी के भी है ना, पीटीआई के भी हैं, तो सारे जो यूसीज के चेयरमैन हैं, जो टाउन के चेयरमैन हैं, उन सबको इख्तियारात देते हैं, उनसे कहते हैं जी आप काम शुरू करें फौरन, एक दिन जाया ना करें। लेकिन ये तो इस तरह दिन गुजार रहे हैं, और ये इन्होंने प्लान ये बनाया कि 6 महीने ये ट्रांजिशन पीरियड रखें। इनका ख्याल ये कि 6 महीने बाद दोबारा जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो फिर हम उसी तरह दौड़ में लग जाएंगे, जो खाने पीने का निजाम इनका था। इसलिए ये मुअत्तल करके चले गए, और ट्रांजिशन अफसरान चूंकि इन्हीं के बिठाए हुए, तो उनसे जो भी इनकी लेन देन है वो माशाल्लाह चल रही है। ट्रांजिशन अफसरान धड़ाधड़ पैसा खर्च कर रहे हैं, और कोई पैसा कहीं लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारी सड़कें वैसी हैं, सारे गटर वैसे हैं, वही अंधेरा है शहर के अंदर, पार्कों का वही हाल है, कूड़ा करकट, हर चीज वैसी पड़ी हुई है, कुछ बेहतरी नहीं आ रही, क्योंकि वो सिर्फ एक निजाम चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है खाने और पीना और करप्शन का, इसके अलावा किसी को काम नहीं करने दे रहे। ये है तो बड़ी खराब सूरत हाल है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, ये जो आप कह रहे थे ना कि ये हुकूमत किस तरह 90 दिन में इंतखाबात कराएगी, देखिए ये बहरान तो जानबूझ के पैदा किया गया। मर्दमशुमारी गलत वक्त पे शुरू करवाई गई जानबूझ के, मर्दमशुमारी को जानबूझ के डिले किया गया, मर्दमशुमारी गलत करवाई गई, मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने में देर, ताकि ये बहरान पैदा हो जाए कि जब मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाएगी तो इलेक्शन कैसे हो 90 दिन में, अब तो हल्का बंदियां दोबारा करनी है। ये सारी मिली भगत से और एक प्लानिंग से काम है इस मामले को डिले करने का। इलेक्शन कमीशन को आप देखिए, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक चीज नजर आती है, 90 दिन वाला आर्टिकल नजर नहीं आता, उनको सिर्फ वो आर्टिकल नजर आता है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब दोबारा हल्का बंदियां करनी है। भाई वो भी तो एक आर्टिकल है ना। सर ये भी कहा जा रहा है कि वो कानून है, वो जो कवानीन होते हैं वो आइन से बालातर नहीं होते। आइन में अगर 90 दिन के इंतखाबात हैं तो उसके अंदर जो कवानीन बनाए गए हैं, अगर उसमें यह है कि जी अगर मर्दमशुमारी हो जाएगी और उसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए तो आइन बालातर होता है, आइन को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा जमात इस्लामी एडवोकेट सैफुद्दीन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपको मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म नवारुल्लाह काकड़ की कराची आमद और कारोबारी शख्सियात से उन्होंने गुफ्तगू की, और उसमें ये सबसे जो उनका एजेंडा है वो शहर में अमन कायम करना है, साथ साथ मुआशी मसाइल का हल तलाश करना है। और इसके अलावा उन्होंने चेयरलिफ्ट जो कल वाक़या हुआ और जिस तरह पाक फ़ौज ने रेस्क्यू किया उस हवाले से भी उन्होंने बात की। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जी इस मुआशी जो इस वक्त मसाइल का सामना है उसमें ताजरों की जानिब से ताउन की ज़रूरत है, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ताजरों के मसाइल को हल करें।
ख़ास तौर पे, और यही वजह है कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो मुलाकात है ये रखी थी या गुफ्तगू रखी थी। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। इस पर हमारे साथ ताजिर रहनुमा इलियास मेमन मौजूद है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। इलियास मेमन साहब खुश आमदीद कहते हैं सर। जी इलियास मेमन साहब क्या कहते हैं सर, निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो आज उनकी अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकात हुई है, ताउन की अपील की है उन्होंने कि मुआशी मसाइल से निकालने के लिए जो हल है वो सिर्फ एक ही है कि ताजिर हज़रात जो हैं वो हुकूमत के साथ ताउन करें। क्या कहते हैं आप? लेकिन यह हमारी मुलाकात हुई, उसी मुलाकात की सारी बातें हुई, इन्होंने सारी बातें बताई। इन 3 महीने का मेरा पीरियड है, मैं कोशिश करता हूँ कि कराची के लिए मैं कुछ काम करके जाऊँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी काम करी है। हमने तो सारी बातें के इलेक्ट्रिक की बात करी है, पेट्रोल महंगा इसके बारे में बात करी है। हम तो 75 साल से ताउन करते हुए ही आए हैं। ये वक्त अब ये हमारे साथ क्या ताउन कर रहे, देखे बात तो बहुत अच्छी करके गए। अभी कहते अच्छा मैं बात करूंगा, देखूंगा कैंडिडेट से बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा। ये तो इनका अपना मैटर है, जो टैक्स लगे हुए ये तो वफाक का मैटर है। वफाक इसको हल कर सकती है, केडीएफटी वाले थोड़ी इसको हल कर सकते हैं। या पेमरा केडीएफटी बात तो एक ही दोनों मिले हुए हैं। हमने तो कोशिश आप उसको बैठ के अकेला जब मैं कमेटी बना दूंगा और मैं गवर्नर साहब से बोलूंगा ये आपसे बैठ के बात करेंगे के लीडर से मिले तो पेमरा से मिलकर, ये मसला होने वाला नहीं है। ये तो वफाक चाहेगी जब ही मतलब ये टैक्स खत्म होगा, इसके बाद टैक्स खत्म नहीं हो सकते। कोशिश करते, कोशिश तो सभी कोशिश करते हैं। 75 साल में सबने कोशिश करी हुई है, किसने कोशिश नहीं करी हुई है। अब ये सोचा जाए, बातें तो बहुत अच्छी कर, मैं कराची में हूँ, सन 70 में आया था और यहाँ पे सारी रोड से निकला था, सारी बातें इन्होंने कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अब तो अमल होना चाहिए। अब इनके बस में है कि नहीं ये तो हम तो नहीं कह सकते। अब निगरान हुकूमत है, 3 महीने के क्या कर सकते हैं, पॉलिसी क्या है। हम तो चाहते हैं लाइन ऑर्डर भी अच्छा कराची में हो जाए, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम लब्बे करते हैं, लेकिन इस पर अमल होना चाहिए। अमल होना नहीं, अमल होगा तो वो सब बोल के सारे 75 सब वजीरों सबसे मुलाकात करी हुई। अब देखो आगे जाके क्या बात बनती है कि सबसे बड़ा बुरहान तो बिजली का है, जो बिजली के दाम बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, इससे हर आदमी 25 करोड़ आवाम जो है इसमें तकलीफ है। कराची के 3.5 करोड़ आवाम जो तकलीफ है, छोटा ताजिर तो बड़ा ताजिर सब जो गरीब सब पैसे वाले सबको परेशानी है। बिल 3-3, 4-4 गुना बिल आ गया, जिसका 10 का है उसको 40 का बिल आ गया, 20,000 का बिल आ गया। जो गरीब आदमी बेचारा जिसका 2,000, 2,500 उसका 8,000-9,000 का बिल आ गए, वो परेशान है। इसका हल किसका निकालना है, इसका हल किसी का जवाब नहीं है। ये तो वही हो सकता है वहां से वफाक जो फैसला करे, ये टैक्स वापिस ले जाए, जब तक मसला होगा, इसका वो मसला हल होने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया आज सदर में, रोड के अतराफ के ब्लॉक किए गए, बिजली का बिल जमा ना कराने का ऐलान कर दिया आपने। अब बिजली का बिल ना जमा करवा, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता तो पूरा कराची के इलेक्ट्री को बिजली नहीं जमा कराए जब तो फायदा है। हम तो आज भी हमने के इलेक्ट्री वाले जीएम से हमने मीटिंग करी, हमने आज भी हमने बताया मेरे को बिजली का बिल जमा कराना भी करे तो प्राइवेट कंपनी, हम क्या, मैंने आप अगर हम आपको मजबूर करेंगे तो आगे बोलेंगे ना भाई क्या बिजली बिल जमा नहीं करो, नहीं कराना चाहिए। मैं भी कहता हूँ नहीं कराना चाहिए। हम एहतजाज, मैं भी कल एहतजाज ताई रोड में भी एहतजाज कर रहा हूँ 4 बजे, कल हमारा भी ताई रोड में कल बहुत बड़ा एहतजाज हमारा भी। अच्छा तो लेकिन सर ये तो फिर सिविल नाफरमानी में आ जाएगा ना, फिर बिजली भी काटी जाएगी, फिर और मसाइल बढ़ेंगे, आप नहीं समझते? नाफरमानी क्या, सिविल नाफरमानी क्या है, मतलब कि हम क्या किसी को किसी की गर्दन दबा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं? मतलब एक बिजली इस्तेमाल करने के बाद अगर आप बिल नहीं देंगे, क्या इसकी वजह ये भी है कि इलेक्ट्रिक में जो है वो कुछ मालिकान आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं और जो यानी इसकी जो ओनरशिप है इस पे भी फटा चल रहा है, तो इस वजह से मैनेजमेंट इन चीजों का भी फायदा उठाया जाएगा? मैनेजमेंट वाले कुछ अपने हिसाब से दबा बिल भेजे जा रहे, डबल भेजे जा रहे हैं। जो जिसका 200 ऊपर यूनिट जाए उसको डबल पैसे हो जाते हैं। कौन उसको देखने जा रहा है? इससे बहुत सारी वीडियो बन के आई है सोशल मीडिया के ऊपर। आज 19-21 तारीख को रीडिंग लेके गए, 200 से कम है, वही रीडिंग भी 27 तारीख को लेने के लिए आते हैं, वही फोटो खींचते हैं, वो 21 तारीख को लगाए तो रीडिंग बढ़ जाती है। ऐसी बातें बहुत सारी और बहुत सबूत भी लोगों ने दिखाए। अब ये काली भेड़ों से निपटेगा कौन इससे बात कर देगा? सर कोई मुज़ाकरात हुए हैं कि इलेक्ट्रिक से आपके, या वो तो सबके लिए जो यूनिट्स हैं कमर्शियल यूनिट्स जो कर दिए? कोई मुज़ाकरात के इलेक्ट्रिक से नहीं हुए। निगरान वज़ीर आला से मतलब बोला है कि हम इससे बात करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। गवर्नर साहब को बोला है इनकी आपके बेटे मीटिंग करवाए। अभी गवर्नर साहब कैंडिडेट से मीटिंग करवाएंगे तो कैंडिडेट तो प्राइवेट का, वो तो हमारे बस में थोड़ी हो। तो मैं आज मीटिंग करके आऊँ यहाँ पे टीपू सुल्तान जीएम से मीटिंग करके आऊँ, सारी मीटिंग बताई है। तो वो तो वफाक ही कर सकती है, वफाक के बस में। वफाक अपने टैक्स कम करे, उनको पाबंद करे, हम इसको रिवाइज करते हैं। इसमें जब तो बिजली का फायदा हो सकता है, इसके अलावा फायदा नहीं हो सकता कोई भी। पेमरा और ये जो इलेक्ट्रिक है
ये आपस में मिले में नूरा कुश्ती है, तो इधर एक दूसरे के में उसके अंदर गोद में खेल रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा कोई भी? मेरे भाई ये तो एक्शन लेना पड़ेगा। गरीब आदमी जो मर रहा है बिजली के मारे में, हर आदमी पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है, सबको परेशानी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप बताइए सर, इस हवाले से वजीर आजम साहब से गुफ्तगू नहीं हुई कि इलेक्ट्रिक के हवाले से? ये गुफ्तगू करिए ना, उनका से मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा पूरी, मैं चाहता हूँ फिर गवर्नर साहब तो कमेटी बना देते हैं, कमेटी के से बात करें, सारी बातें कही है, उसको मना नहीं करा, लेकिन अमल तो हो। ये गवर्नर साहब भी कैंडिडेट को बुला कर पाबंद क्या करेंगे? उसको बोलते सर, इसमें आप लोगों की जानिब से इत्तेहाद है या कोई एक तंजीम बिजली के बिल जमा करने का क्या देगी? कुछ पूरी ताजी बिरादरी इस वक्त एक पेज के ऊपर है, वहाँ पे सारी पूरी ताजी बिरादरी बैठी हुई थी, सबने एक ही बात करी है, दूसरी को बात इलेक्ट्रिक के बारे में बात करी और पेट्रोल के बारे में बात करी है। सब दो चीजों परेशान, दो चीजें कम हो जाएंगी तो खुद को हर चीज सस्ती हो जाएगी। जो जिसकी ताकत है, जिसका बिल जो गरीब आदमी है, हर घर में 3.5 करोड़ के अंदर मीटर, सबके घर में मीटर लगे हुए हैं, कमर्शियल है कोई भी मीटर लगाओ। आप बताएं, हमारे मॉल का बिल जो है 17 लाख 17.5 लाख हो, उसमें 6 लाख रुपए का टैक्स लगा हुआ है, इसके अंदर 6 लाख रुपए का टैक्स लगा हुआ। कैसे हो? बिल तो 12 लाख हो, 6 लाख रुपए का टैक्स लगाओ, तो क्या करेगा आदमी? मुझे बताए ना, जिसके बिल के अंदर हर घर के अंदर भी टैक्स लगा हुआ। आप भी अपने घर में भी देखो कितना टैक्स, आपको अंदाजा होगा। ये तो वफाकी कम कर सकती है, इसलिए कोई भी हल नहीं कर सकता इसका कम करता। इससे बहुत बड़ा मसला है, ये वाली बात है। मैं तो अपील करता हूँ खुदा के वास्ते, ये मैं तो लाजमी बात है, ये निगरान हुकूमत से अपील करता हूँ, इसको देखा, लेकिन इनके बस में नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, हम तो कह रहे करें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बातें तो अच्छी करके अल्लाह करे ये बात हो जाए, लेकिन मुश्किल है बहुत ये करना ही है। ठीक है, तो सर आप क्या समझते हैं, इसका कोई हल निकलेगा? हल निकलना चाहिए, अगर जो मुखलिस हो, ईमानदारी से हो, 75 साल में कोई मुखलिस हो तो हल हो सकता है। पहले हुकूमत 16 रुपए था ना, 16 रुपए यूनिट, 56 रुपए यूनिट कर टैक्स बढ़ा के वो 80 रुपए यूनिट हो गया टैक्स बढ़ा के। टैक्स कितने लगा दिए? टैक्स, फर्दर टैक्स, जीएसटी टैक्स, सेल टैक्स, फर्दर सेल टैक्स। अब हिसाब तो कितने टैक्स लगे? मैं बता रहा हूँ, 17 लाख में 6 लाख रुपए का टैक्स लगा हुआ। आपको सोचे कितना परसेंट हो गया, हिसाब तो लगा ले आप। जो 100 रुपए का बिल है, 6 लाख रुपए का बिल है, उसमें खाली टैक्स लगा 30,000 रुपए का टैक्स लगा हुआ है। आप हिसाब तो के कहाँ भी जाएगा? वो टैक्स कौन कम करेगा? वफाकी टैक्स खत्म करेगी ना, टैक्स लिफ्ट के बाद थोड़ी वो कम करेंगे ये पैसे। ही है ये तो इनको बैठ के बात करनी पड़ेगी, चाहे निगरान हुकूमत तो कोई भी हो। इस पर आर्मी चीफ को बैठेगा, भाई इसको गरीब आदमी क्या मसला, आर्मी चीफ भी बैठ के करवा सकता है, ये फोन पे सारे मसले हो सकते हैं। ये घर को सबको मिलकर, हम तो सबके साथ खड़े हुए मेरे भाई, लेकिन गरीब आदमी इसमें भरे, व्हाइट कॉलर वाला सबसे ज्यादा आदमी भरा है। व्हाइट कॉलर वाला इतना मर गया, कुछ स्कूल की फीसें भरे या क्या ग्रोसरी का सामान ले, क्या चीज ले, हर चीज तो महंगी है, क्या चीज सस्ती मुझे बता दें आप? कोई चीज, हर चीज महंगी पड़ी हुई है, हर आदमी परेशान है। जिसकी 1,50,000 तनख्वाह है वो भी परेशान है, वो भी पूरा नहीं करते। अभी मेरे पास एक औरत आई कि क्या मेरे 15,000 बिल, 50,000 तनख्वाह, 15,000 बिजली का बिल भर दिया। अब एक ग्रोसरी का सब, मेरे 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं मेरा किराए का मकान है, तो मैं किस तरह पूरा करूंगी? मेरा बिल 4-5 हजार का, 15,000 का बिल भेज दिया, तो क्या करेगा आदमी? खुद सोचे ना, गरीब आदमी तो मर गया। गरीब आदमी को बोलते खुदकुशी कर ली, यकीन माने लोग खुदकुशी करने को तैयार है। मैंने लोगों को यहाँ पे मैंने 2-2, 2,500, 3-3, 4-4 हजार के बेचारे के, जिसका 10 यूनिट 12 यूनिट को मैंने बिल भरवाए, मैंने भरते, मैं देता हूँ, मैं बिल भरवा देता हूँ। क्या करेगा बता? ऑलमोस्ट हम तो कोशिश ही कर सकते, जो सोशल वेलफेयर काम कर रहे वो चारे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बस में नहीं। अच्छी बातें करके क्या बच्चों को इसका अमल होता है? तो सर आप लोगों का एहतजाज कल किया जाएगा तारिक रोड पे, कहाँ पे किया जाएगा? तारिक रोड ट्रेड अलायंस का यहाँ बहुत बड़ा एतराज है, ये अपने डॉलमेन माल के पास एतराज, बहुत बड़ा एतराज है। 4 बजे की एतराज होगा, आप अपने टीवी वाला, अपने कैमरे वाले को भेज दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल ठीक है, आपने तो ऑनलाइन ही असाइनमेंट लिखवा दिया सर। हाँ, तो ऑनलाइन लगवा दे, अच्छा हो, दुनिया सुनेगी तो आ जाएंगे ना आपके कहने से। आपका तो प्रोग्राम हाथ में देखता है, हमारा वाला आपके टीवी में शो में है तो प्रोग्राम पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरा पहुंच गया हूँ। बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। ताजिर यानी रहनुमा इलियास मेमन साहब हमारे प्रोग्राम में ऑनलाइन मौजूद थे। कल इनका एहतजाज किया जाएगा, 4 बजे एहतजाज करेंगे तारिक रोड डॉलमेन मॉल के करीब, और वहाँ पे भी अब मेरे ख्याल में इसी किस्म के ऐलानात किए जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे मुल्क में रुपए की कदर के हवाले से। रुपए की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर की कदर जो है, या डॉलर की कीमत, वो
पाकिस्तान में तारीख के बुलंद तरीन मकाम तक पहुँच चुकी है। डॉलर जो है उसने आज ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस की इंटर बैंक रेट्स के हवाले से। ओपन मार्केट में अगर देखा जाए तो डॉलर तकरीबन 306 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है और जिस तरीके से डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद कहीं जाके 325-330 रुपये तक भी डॉलर की कीमत ऊपर जा सकती है। आज भी तकरीबन ₹1.40 का इंटर बैंक डॉलर रेट में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि डॉलर की जो कदर है वो बढ़ती जा रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि मार्केट में डिमांड बहुत है डॉलर की, लेकिन जो इसकी सप्लाई है वो कम है। बहरहाल इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े मनी चेंजर्स में इनका शुमार होता है मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक बोस्तान साहब, क्या कहते हैं सर, डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज इंटर बैंक और ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल रही है डॉलर की कदर के हवाले से और या रुपए की कदर के हवाले से? सूरत हाल कोई अच्छी नहीं रही है। इंटर बैंक में भी जब से आई है तो ये मायदा हुआ है जो बैंक है वो आप मार्केट को फॉलो करेंगे। ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा अपने हाथ को हमने कटवा दिए। अब 90% इंटर बैंक की मार्केट है, फ्री मार्केट टोटल 10% की या 10% वाला ड्राइव करेगा, 90% उसके पीछे रहेगा। तो ये तो बड़ी मतलब नॉनसेंस ही कह सकते हैं इसको। लेकिन हुकूमत ने क्योंकि ये मायदा कर लिया है और उस मायदे की सदा ये पूरे मुल्क को मिल रही है, तो मैं इस सिलसिले में तो यही कह सकता हूँ कि हुकूमत जो है इसके ऊपर रिवाइज कराए और IMF से बात करे। अगर नहीं हो सकता तो कम अज कम फिर हमें अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सप्लाई इस वक्त क्योंकि हुकूमत की तरफ से जैसे कल जंग अखबार में शेख साहब को एक कालम छपा है तो IMF की शर्त है अगर रुपये को 330-340 पे ले जाए तो इसकी कोई तजदीद आनी चाहिए। ये भाई खाम उनको कोई गलतफहमी पैदा करें, पैदा करें, तो ये पैनिक बाइंग आई है। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि डॉलर को जो आज़ाद कर दिया गया था और इंटर बैंक एक्सचेंज रेट को ओपन मार्केट के साथ मुंसलिक कर दिया गया था, लेकिन कभी हमें ये चीज़ें एक नज़र नहीं आती। ओपन मार्केट में डॉलर हमेशा ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त हो रहा होता है। बीच में एक पीरियड ऐसा भी आया कि इंटर बैंक के रेट ज़्यादा थे, ओपन मार्केट में सस्ता था। ये कुछ अरसे के लिए हुआ था, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि 5, 6, 7 रुपए का फ़र्क होता है और ब्लैक में तो और महंगा बिक रहा होता है। जो लोग दस्तावेज़ात जमा नहीं कराते वो तो 330-340 रुपए पे आज भी खरीद रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल हमारा पूरी कोशिश 1 से 2% से उसको हमने मेंटेन किया अभी तक और अल्लाह का शुक्र है। पिछले आप देखो फर्स्ट 4 जुलाई को 277 का हमारा रेट था और इंटर बैंक जो है ने भी 272 का लो बनाया, लेकिन दूसरे दिन ही इंटर बैंक जो है सीधा 285 पे जाकर रुका। तो कहते हैं सारे की ये किराए पे पानी फेर दिया। तो अब इंटर बैंक में डिमांड इतनी है, डिमांड की वजह वही है कि हुकूमत ने जो है 2 साल की गैर एलानिया जो पाबंदी थी एक्सपोर्ट पे लग्जरी आइटम की वो हटा दी है। इसी तरह 4000 कंटेनर खड़े थे जो पहले पे ब्लैक मार्केट और वाला मार्केट से खरीदे, उन पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो फ्री इंटर बैंक से खरीदें। तो डिमांड इतनी ज्यादा ये बड़ी है, ये जो ही डिमांड कम होगी तो बात डॉलर का रेट दोबारा करेगा। डिमांड और सप्लाई पे तो होता रहता है। लेकिन ये खबरें जो मेरा कहना यह था कि शहजाद साहब ने खबर छुपाई है, जंग ने छाप दी बगैर किसी कंफर्मेशन के, तो हुकूमत तो कम अज कम इसको तरजीह करे कि ऐसे हमारी शरत में वाकई ऐसे शरत में कोई शामिल नहीं है जो उन्होंने फोर्स किया होगा आपका रुपया जो है वो 340 पे करे। उन्होंने तो डिमांड सप्लाई का है और मार्केट में इंटरवेंशन नहीं किया, उन्होंने कहीं रुपये तो कोड ही नहीं किया। और ये जो एनालिस्ट कहते रहे हैं कि रुपये जो है पाकिस्तानी जैसे IMF ने कहा 305 तक जा सकता है, उन्होंने ये बात। सर कहाँ तक जाएगा डॉलर, आप क्या कहते हैं? आप माशाल्लाह एक अच्छी नजर रखते हैं। डॉलर का ऊपर जाना पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, कर्जों के लिए बहुत बड़ा एक बोझ है। देखो ना, 1 रुपया बढ़ते 130 अरब डॉलर को करते हैं, तो अभी 10 रुपये बढ़े तो 2600 अरब हमारे कर्जे बढ़ गए। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? अभी आपने बजट आपने 7000 रखा हुआ है, 7000 के बाद आपका बजट 10,000 अरब बन जाएगा। तो इसका मतलब आप वैसे फिर आपको 3000 अरब लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए लोन देने के लिए लोन लेते रहेंगे। इससे यही अगर रुपया मुस्तकम होगा रीजन में देखें, इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश का 95 है, अफगानिस्तान जिसमें इस्लामिक तस्कीम है उसका 84 है। हमसे तो ज्यादा वो माहिर निकले हैं तो उन्होंने अपने रुपये को मजबूत रखा हुआ है इस्लामिक तस्कीम के बावजूद, और उनके रिजर्व भी बढ़े हैं। जब उनके 0 थे आज 2 अरब डॉलर के रिजर्व हो गए। तो उनसे कोई अकल सीख लें और रुपया छापते रहेंगे। और क्या हल निकल सकता है पाकिस्तान में, क्या किस तरह बेहतरी आ सकती है? ये 17 अरब डॉलर की जो ब्यूरोक्रेसी की जो यशमी है इनको खत्म किया जाए। तो 2 लाख वापया के मुलाजमीन है उनको 40 करोड़ यूनिट जो है फ्री बिजली दी जाती है जो कि 520 अरब रुपया बनता है। इस तरह
जितने भी बड़े इलाके में चोरी होती है कि रेट से 300 अरब की बिजली चोरी हो रही है, कुंडे लगे हुए हैं, मौजें हैं। तो ये सारी मौजें खत्म करनी पड़ेगी तभी क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना तो ये एक वक्त होएगा आपके पास कर्ज देने के भी पैसे नहीं होंगे। दोस्त आपको ममालिक कब तक हेल्प करेंगे। सर मुल्क में ज़र मुबादला की आमद कितनी हो रही है, क्या समझते हैं आप? पहले से कुछ इसमें इजाफा हुआ है? ये फिर रुक गई, पिछले दिन आई थी जब डॉलर गिरा था तो आना शुरू हो गई थी, जो ही बढ़ना शुरू हुए सब ने रोक लिया। हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो भी अल्लाह को गए थे। अब एलसी जो है देखो ना, पिछले महीने तकरीबन 3 अरब थी, उसके बाद पिछले महीने में 4 अरब हो गई और इस मुझे लगता है 5 अरब को भी क्रॉस कर दिया। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि मनी चेंजर्स भी जो है जिस पर डॉलर की कीमत बढ़ने लगती है वो फौरन स्टॉप कर लेते हैं, अपने पास जखीरा कर लेते हैं और इस वजह से कीमत और बढ़ती है। कोई उनको देखो 25% से ज्यादा वो रख ही नहीं सकते, उनके ऊपर वीडियो लगी हुई है स्टेट बैंक तो बहुत सख्त है, वो 25% से ज्यादा रख ही नहीं सकते, उनको सेल करना पड़ता है। तो वो उनको होल्डिंग की इजाजत ही नहीं है। बैंकों का है, उनको नास्टर अकाउंट में होल्डिंग की 3 से 5 दिन हफ्ते की लिमिट होती है। वो स्पेकुलेशन इस वक्त कर रहे हैं, मिली भगत करके कार्टल बनाया हुआ है और जब दबा के लूट रहे हैं इम्पोर्टरों को और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और आपके ख्याल में बैंकों को डील नहीं करनी चाहिए डॉलर की जो वो है, या उनको रखने की इजाजत नहीं? बना के स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। पहले स्पेकुलेशन की कमेटी बनी, कमेटी ने तस्लीम किया, सब मिनिस्टर ने कहा कि हाँ भाई इन्होंने बहुत ज्यादा की है, एक दिन में 20-20 रुपए बढ़ाया है और ओवर वैल्यू सेल की है। तो ये इस चीज को जब उन बैंकों को आप सजा नहीं देंगे तो वो मनमानी करते रहेंगे, फिर यही हाल है जो पाकिस्तान को हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं तो वो इंटरबैंक पे ही हर सूरत में जो एक्सचेंज होते हैं, अगर कोई पाकिस्तान में वो कहे कि नहीं जी जितने डॉलर्स भेजे गए वो डॉलर्स ही मुझे दे दें, वो भी मुमकिन होता है या सिर्फ इंटरबैंक एक्सचेंज रेट के तहत? अगर डॉलर अकाउंट में तो डॉलर उसको मिलेंगे, अगर पाकिस्तानी रुपए में फिर उसको डॉलर कहाँ से मिलेंगे। बाकी ये भी हवाला मार्केट बढ़ने की वजह से हमारी रेमिटेंस 4 अरब डॉलर कम हो गई। उसकी वजह ये है वहाँ का रेट उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा रखा हुआ है और वो पाकिस्तान ट्रांसलेट में वो हमारे इम्पोर्टर्स के जरिए जब से 400-600% ड्यूटियाँ बनी हैं तो वो अपना पैसा अफगानिस्तान ले जाते हैं गुड्स और वहाँ से वापस फ्री ड्यूटी पाकिस्तान ले आते हैं स्मगलिंग करके, जिसका भी हर महीने हमारा 1 से 2 अरब डॉलर चला जाता है और वहाँ हवाला मार्केट से ये लोग खरीदते हैं। तो हुकूमत को इसको भी मैंने कहा कि नजरसानी करें, इसका कोई तालिबान के साथ। सर कोई उम्मीद है कि डॉलर की कीमत रुक सके या कम हो सके दोबारा? इंशाल्लाह रुकेगी, उम्मीद की दुनिया के है में हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं, क्लोजली इंटरनेशनल करेंगे। अगर बहुत ज्यादा 2% का फर्क पड़ गया, लेकिन बैंकों का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, ये स्टेट बैंक के पास है या हुकूमत के पास है। अब वो क्या तक इनको फ्री हैंड देते हैं, किसी न किसी जगह तो उनको बैरियर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, मुआशी माहिर भी हैं और मुल्क के मारूफ मनी चेंजर भी हैं, मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि डॉलर की जो कदर बढ़ रही है, रुपए की कदर जो कम हो रही है, इसका सिलसिला रुकेगा। इंटरबैंक डॉलर का रेट जो है वो भी कंट्रोल होगा, ओपन मार्केट भी कंट्रोल होगा। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।